हेलो एवरीवन, पाठक अड्डा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जो कि दूसरा चल रहा था, उसके दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट में हमने लगभग 23 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज उससे आगे को डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जुलाई 1857 के दौरान बिहार में महत्वपूर्ण विकास क्या था। ऑप्शन है हमारे पास, पटना में विद्रोह, दानापुर में विद्रोह, कुंवर सिंह द्वारा विद्रोह, फिर ये अरास नहीं है, आरा होगा, आरा में यूरोपीय समुदायों का घेराबंदी। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पटना में विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह किसके द्वारा लीड किया गया था? तो पटना के अंदर एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था पीर अली। और इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था पटना के अंदर, कब? 3 जुलाई 1857 को। और उन लोगों के द्वारा पटना के अंदर एक फैक्ट्री हुआ करता था ओपियम का, जिसके एक डिप्टी असिस्टेंट हुआ करते थे डॉक्टर लाल, उनकी हत्या कर दी गई थी। और बाद में इसी के जवाब में पीर अली को फांसी की सज़ा हुई थी 1857 के अंदर। फिर आपको आता है दूसरा, जो कि एक कुंवर सिंह को, जो कि जगदीशपुर के थे। पूरे बिहार के लोग उस वक्त में, बिहार जो कि झारखंड तक फैला हुआ था, वहाँ के लोग जगदीशपुर के कुंवर सिंह को बिहार की तरफ से 1857 का लीडर घोषित किया था। फिर आपको तीसरा जो पॉइंट आता है, दानापुर में जो विद्रोह हुआ था उसमें लगभग 3 रेजिमेंट के सोल्जर आए थे और साथ में मिलके ये विद्रोह को टैकल किए थे। और ये कब ये म्यूटिनी ये बना था दानापुर के अंदर? तो ये 25 जुलाई 1857 में बना था। तो इस ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 आज्ञाओं के बाद किसकी आचार संहिता तैयार की गई थी? ऑप्शन से हमारे पास बिरसा मुंडा, भगीरथ मांझी, यात्रा भगत, बुद्ध भगत, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि आदिवासी के भगवान भी माने जाते हैं। और उनके 10 कोड ऑफ कंडक्ट थे, जिसमें चोरी नहीं करना होता था, फिर किसी की हत्या नहीं करना होता था, शराब गांजा नहीं पीना होता था, और बहुविवाह करने को वो पाप मानते थे। तो ये उनका 10 आज्ञाओं का एक मोरल था, कोड ऑफ मोरल था, वो भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 25वें प्रश्न का आंसर फर्स्ट सही जवाब है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच मूवमेंट कैन बी रिगार्डेड एज द बैकग्राउंड ऑफ द बिरसा मूवमेंट? ऑप्शन से हमारे पास, किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जा सकता है? ऑप्शन है वहाबी आंदोलन, खरवार आंदोलन, भूमिज विद्रोह, सरदार आंदोलन। तो इसका जो सही जवाब होगा चौथा ऑप्शन, सरदार आंदोलन सही जवाब है। अब सरदार आंदोलन में क्या हुआ था? उसमें एक हुआ था मुल्क की लड़ाई, जिसका मतलब क्या हुआ? द स्ट्रगल ऑफ लैंड। ये कब स्टार्ट हुआ था? मुल्क की लड़ाई 1858 ईस्वी में। और ये बिरसा मुंडा मूवमेंट का शुरुआत माना जाता है। इसका एम क्या था? इस आंदोलन का लक्ष्य था कि जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन करना, और उनके विरुद्ध जो फोर्स्ड लेबर हुआ करता था उस ज़माने में, उसका अगेंस्ट हो जाना, उसका विरोध करना। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा सरदार आंदोलन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन से हमारे पास शाह आलम सेकेंड, प्रिंस मिर्ज़ा अहमदी, फिर मीर जाफरी, प्रिंस गौहर, और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही डायarchy स्टार्ट किया गया था। कहाँ पे? बिहार के अंदर। अब देखिए 1764 में बिहार के अंदर एक युद्ध हुआ था, बक्सर की लड़ाई। उसमें क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की हार हो गई थी। किससे? ब्रिटिशर्स से। उसके बाद एक ट्रीटी हुआ था आपको 12 अगस्त को 1765 में, और उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो किसके किसके बीच हुआ था? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के साथ। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ था? शाह आलम दीवानी राइट किसको दे दिए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद बिहार के अंदर क्या हुआ? डायarchy सिस्टम स्टार्ट हो गया था। कब हुआ था ये? 19 अगस्त 1765 को बिहार के अंदर द्वैध शासन लागू हो गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 27 का पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था। ऑप्शन है कन्नौज का कब्जा,
धर्मपाल ने खुद को उत्तरी भारत का शासक घोषित कर दिया। फिर आता है कन्नौजी के चक्र युद्ध की हार। फिर आता है विक्रमशिला महावीर का गठन, या पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब गोपाल जो कि फाउंडर थे किसके, पाल डायनेस्टी के, उन्होंने कन्नौज पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और उसी वक्त प्रतिहार जो कि सेंट्रल इंडिया से थे, और राष्ट्रकूटा जो कि डेक्कन से थे, साउथ इंडिया से थे, वो भी नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे। तो इन तीनों के बीच क्या हो गया, त्रिपक्षीय संघर्ष जारी हो गया। किन किन लोगों के बीच, एक तो आपको पाल डायनेस्टी के बीच, और एक आ गया आपको राष्ट्रकूट, और एक प्रतिहार। इन तीनों के बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कन्नौज के कब्जा के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण देता है। ऑप्शन है हमारे पास तबकट ए नसीरी, इंग्लिश वाला सही है इसमें। फिर आता है भभुआ इंस्क्रिप्शन, फिर आता है मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, फिर आता है वसतिनुल उनस, और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ द अबव और मोर देन वन। तो देखिए, तबकत ए नसीरी में एक उसके जो ऑथर थे, मीन्स उसके जो लेखक थे, कौन थे, मिन्हास। अब मिन्हास जो कि बिहार के अंदर रहे थे, उन्होंने खिलजी के जितने भी अटैक हुए थे उसके बारे में डिटेल अपने बुक में लिखा था। इसी बुक का नाम था तबकत ए नसीरी, और उसमें खिलजी के टोटल युद्ध के बारे में या अटैक, उनके जितने भी कारनामे थे उनमें दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 29वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब ऑप्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको भी देख लेते हैं हम। भभुआ शिलालेख किस चीज़ के बारे में है, तो भभुआ शिलालेख के अंदर जो कि शेरशाह के द्वारा ये शिलालेख बनवाया गया था, और इसमें इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ का, बिहार के अंदर जो अफ़गान का शासन हुआ था उसके संदर्भ में इस शिलालेख में दिया गया है। फिर आता है आपको मानेर तांबे की प्लेट शिलालेख। इस शिलालेख में जो टैक्स रिलेटेड कुछ बातें थी वो दिया गया है। फिर आपको आता है वसातिन नूल उन्स, इसमें आपको जो फिरोज शाह तुगलक ने बिहार के तिरहुत रीजन पे जो अटैक किया था उस चीज़ से रिलेटेड बातों को दिया गया है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस 29वें प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मगध में मौखरियों के लिए अमान्य है। ऑप्शन है नालंदा में इनकी मुहरें मिली, फिर आता है गौदास ने उन्हें उखाड़ फेंका, फिर आता है मंदिरों की नवीनीकृत अनुदान, फिर आता है शर्ववर्मन ने मगध पर विजय प्राप्त किया। तो देखिए, इसको देखते हैं। देखिए, मौखरी का जो राजा कौन था, शर्ववर्मन, और वो मगध पे विजय प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, चौथा ऑप्शन इसमें सही जवाब है। फिर आपको आता है कि वो मंदिर बनाने के लिए आरा में ग्रांट दिए थे, जो कि इस ऑप्शन में नहीं, हाँ, रिन्यूड ग्रांट फॉर टेम्पल, तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। आरा में जो नए मंदिरों के निर्माण के लिए उन्होंने कुछ ग्रांट दिए थे। फिर आता है उन्होंने कुछ टाइटल, अपना टाइटल और सील बनवाया था नालंदा में। फिर उनका एक भाई था, उसका नाम था सूर्यवर्मन, जो कि मगध का गवर्नर हुआ करता था। फिर आपको आता, देखिए, द सील्स वेर फाउंड एट नालंदा, तो फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो इसमें वन ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। और बाद में क्या हुआ था, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। बाद में ये गौर जो था, जिसके राजा कौन हुए थे, शशांक, वो मौखरी को हटाकर अपना साम्राज्य स्थापित किए थे। तो इसका मोर देन वन ऑप्शन सही जवाब है। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था। ऑप्शन है हमारे पास रामगुप्त, स्कंदगुप्त, फिर आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसके जो फाउंडर थे कौन थे, गुप्त साम्राज्य के श्रीगुप्त जो कि फाउंडर हुआ करते थे, उनका पुत्र आया घटोत्कच, फिर उनके जो पुत्र हुए उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने एक टाइटल लिया था जिसका नाम है महाराजा धीराज। फिर आता है इन्हीं के राज्यकाल में जो गुप्त एरा का जो सिग्निफिकेंट पीरियड स्टार्ट हुआ, और इन्होंने ही सोने के सिक्के को जारी किया था। लगभग 7 प्रकार के सोने के सिक्के इन्होंने जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा दी गई जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है? ऑप्शन है अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारिग्रह। तो ये चारों शिक्षाएं पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। बाद में आए आपको 24वें तीर्थंकर, जो कि जिनका नाम था महावीर, भगवान महावीर, और उन्होंने एक और शिक्षा ऐड किया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो ये पहला जो 4 शिक्षा था, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपारिग्रह, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। बाद में एक ब्रह्मचर्य भगवान महावीर के द्वारा ऐड किया गया था। तो इसका फिर से जो राइट आंसर होगा 32वें प्रश्न का 5वां ऑप्शन, उपरोक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मुगल वंश में नहीं है? ऑप्शन से मुगल नहीं होगा, ये मगध होगा। मगध होगा। और मगध में हर्यक राजवंश शामिल था, फिर बृहद्रथ शामिल था, फिर शिशुनाग शामिल था। तो इसमें राइट आंसर जो होगा दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। मगध में कौन कौन आए थे? हर्यक आए थे, बृहद्रथ आए थे, शिशुनाग आए थे, नंद डायनेस्टी आए थे, फिर मौर्य आया था। तो ये सारे के सारे मगध साम्राज्य के पार्ट थे। फिर एक शाक्य, जिसकी चर्चा की गई है आपको बुद्ध के पाली स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो 10 साम्राज्य हुआ करते थे ना, रिपब्लिक, उसमें से ये एक शाक्य एक हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के बारे में कौन सा ग्रंथ जानकारी देता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। 5वां ऑप्शन, उपरोक्त में कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन 3 सही है। अब कुछ इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, वैदिक काल में बिहार का जो साउथ वाला पार्ट था ना, उसके बारे में डिटेल किस चीज़ में दिया गया है? एक आपको दिया गया है अथर्ववेद में, और एक दिया गया है आपको पंचविंश ब्राह्मण में। और उस वक्त में वैदिक काल में वहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? वरत्या कहा जाता था। वरत्य मतलब क्या होता है? लिविंग इन द लैंड ऑफ मगध, जो कि मगध के रीजन में रहा करते थे, उनको क्या कहा जाता था? वरत्या। फिर ये नॉर्थ बिहार में जो आर्यन का एक्सपेंशन हुआ था, वो किस चीज़ में दिया गया था? तो वो आपको शतपथ ब्राह्मण में दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 34वें प्रश्न का तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 में बिहार जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है कि विकास दर 2019-20 में क्या थी? तो 2019-20 में आपको ये 10.5% था। वहीं पे 2018 और 19 के बीच जो ये जीएसडीपी रेट था आपको 9.3% था। फिर 2021-22 में जो टोटल प्रोजेक्ट किया गया है जीएसडीपी, वो आपको लगभग 7,57,026 करोड़ रुपए, जो कि 19-20 के तुलना में 11% अधिक होएगा। फिर आपको 2020-21 के अंदर जो जीएसडीपी था आपको 4.7% इंक्रीज़ किया था एज कंपेयर टू पिछले वाले ईयर में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए व्यय अधिकतम है? ऑप्शन है हमारे पास ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और संबद्ध गतिविधियां। ऑप्शन 5वां, उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में सबसे ज़्यादा बजट में व्यय किया गया था। वो कितना प्रतिशत था टोटल बजट का? तो वो आपको टोटल बजट का 19% था। वहीं पे आपको ग्रामीण विकास में लगभग ये टोटल बजट का 11.6% था, और हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में ये आपको 6.3% था। वहीं पे कृषि के क्षेत्र में सबसे कम लगभग 3.7% ये टोटल बजट का अमाउंट एलोकेटेड हुआ था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना था? ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 नहीं लिखा है। तो इसका देखिए तीसरा वाला जो पॉइंट है 2.68% ये राजकोषीय घाटा था 2019-20 के टाइम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, इंग्लिश वाले से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पुदुचेरी, केरला। अब केरला के अंदर सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, कितना है आपको? प्रति हज़ार मेल पे 1084 फीमेल हैं, ठीक है। वहीं पे पुडुचेरी में सेकेंड पोजीशन है, 1037 पर 1000 गाय। फिर आपको आता है आंध्र प्रदेश में, ये अमाउंट आपको 993 है, 993 आंध्र प्रदेश में। और वहीं पे छत्तीसगढ़ में 991। ये टॉप 4 जो सेक्स रेशियो है इंडिया के अंदर, वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 38वें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दिए गए राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? ऑप्शन है हमारे पास त्रिपुरा, गोवा, लक्षद्वीप, मिजोरम। तो राज्य ने और यूनियन टेरिटरी भी होना चाहिए, और इसका जो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर लगभग आपको टोटल 91.8% लिटरेसी रेट है। वहीं पे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी है आपको केरला के अंदर, और वो कितना है आपको? वो है आपको 94%। वहीं पे ऑप्शन में त्रिपुरा दे रखा, जिसका लिटरेसी रेट है आपको 87.22%। गोवा का लिटरेसी रेट आपको है 88.70%। और मिजोरम जो कि थर्ड नंबर पे है 91.33% वहाँ का लिटरेसी रेट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। द सेंसस 2011 इज द डैश नेशनल सेंसस। कौन से नंबर का ये नेशनल सेंसस था 2011 वाला? ऑप्शन है हमारे पास 10वीं, 13वीं, 15वीं, 18वीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15वीं सेंसस था 2011 में। और इसके हेड कौन थे उस वक्त में? तो इसके हेड थे, कमिश्नर थे, रजिस्ट्रार कौन थे? मिस्टर सी चंद्र मौली। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न आएगा 41वां नंबर प्रश्न, और इसको हम देखते हैं। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 21.3%, फिर आता है 19.7%, फिर आपको आता है 29.3% और 16.2%। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सेक्टर में, सबसे ज़्यादा ये टर्सरी सेक्टर में है, और टर्सरी सेक्टर में कितना परसेंट है? 59.0%, ठीक है। वहीं पे प्राइमरी सेक्टर में ये आपको 21.3% है, और सेकेंडरी सेक्टर में ये 19.7% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 41वें प्रश्न का ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे देख चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में बिजली का कुल उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत का कितना हिस्सा है? ऑप्शन है हमारे पास 62%, 72%, 83% और 92%। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो पूरे बिहार के अंदर जो कि मार्च 2019 का डेटा है, उसमें लगभग 4767 मेगावाट बिजली उत्पन्न हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या, किसके थ्रू कोई बिजली उत्पन्न होता? तो वो आपको कोयला से। तो वो कितना प्रतिशत था? 82%। उसके बाद 11% जो ये अमाउंट है हाइड्रो पावर से बिजली उत्पन्न किया जाता है बिहार के अंदर, और 7% रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42वें प्रश्न का ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन और वृक्ष आच्छादन का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत टोटल बिहार का जोग्राफिकल एरिया के अंदर है? ऑप्शन है हमारा 7%, 8%, 9%, 10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10%। पूरे बिहार के अंदर लगभग 9309 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है 2019 के डेटा के अनुसार, जो कि 9.9% है पूरे बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 10% लगभग में सही जवाब है ऑप्शन चौथा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पटना ने अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं की है? ऑप्शन है मुंगेर, सरनी, नहीं सारण होगा, यहाँ सरनी नहीं है, सारण। फिर अरवल, अरवली लिखा गया, अरवल होगा, अरवल। और इंग्लिश वाला ऑप्शन देखिए, सारण से शेयर करता है, अरवल से शेयर करता है, शेखपुरा से नहीं करता, मुंगेर से नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। पांचवा प्रश्न सही जवाब है। अब यहाँ पे देखते हैं पटना से किस किस जिले का बाउंड्री शेयर होता है। एक आपको हो गया वैशाली, फिर आपको आता है सारण, फिर भोजपुर जो कि आरा हुआ, फिर अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय।
बेगूसराय, समस्तीपुर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट पटना से बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 44वें प्रश्न का 5वां ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी बिहार के किस जिले में है? ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, फिर आता है आपको किशनगंज, फिर मधुबनी, बांका, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेतिया, सोमेश्वर की पहाड़ी वहीं पे प्रेजेंट है। और इसका जो हाइट है कितना है? लगभग 450 मीटर, और इसका हाईएस्ट पीक है 865 मीटर पे, जिसका नाम है सोमेश्वर फोर्ट। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां प्रश्न। इनमें से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद सिखों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? ऑप्शन से हमारे पास पटना, मुंगेर, भागलपुर, फिर आता है राजगीर, 5वां ऑप्शन। इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें सिख के गुरु थे, उनका जन्म 1666 के अंदर यही पटना के अंदर, पटना सिटी में हुआ था, जिसका नाम दूसरा नाम है पटना साहिब। और इसका जो ओरिजिनल नाम है, इस गुरुद्वारा का नाम क्या है? उसको कहते हैं तख्त श्री हरमिंदर जी। और ये सिखों का दूसरा महत्वपूर्ण प्लेस है गोल्डन टेम्पल के बाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सही जोड़े को चिन्हित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ओदंतपुरी, ओदंतपुरा लिखा गया, ओदंतपुरा ही चलिए। तो इसको ये गोपाल के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि पाल डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे। फिर विक्रमशिला आया, विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था विक्रमशिला विहार, जो कि कहलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। फिर आपको आता है तीसरा मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख, ये देवपाल के द्वारा लिखा गया था। इसमें बताया गया था कि धर्मपाल जो वहाँ के शासक थे पाल डायनेस्टी के, जिन्होंने विक्रमशिला विहार की स्थापना करी थी, उन्होंने अपने आने वाले जितने भी सक्सेसर थे ना, उनके लिए भी कोई भी ट्रबल नहीं छोड़ रखा था। तो ये आपको मुंगेर ताम्रपत्र शिलालेख में दिया गया था। तो ये देवपाल के द्वारा हुआ था, ये भी सही जवाब है। फिर आपको आता है अद्भुत सागर, जो कि वल्लाल सेन की रचना थी, ये भी सही जवाब है। वल्लाल सेन की 2 रचना थी, वो एक महान विद्वान हुआ करते थे, और उसमें एक आपको आ गया अद्भुत सागर और दूसरा देव सागर। तो ये दोनों उनकी रचना थी। तो ये चारों ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म, धाम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे होगा धम्य। अशोक के धम्म के लिए अन्य शब्द क्या है? तो देखिए ग्रीक एडिक्ट में यूसेबिया, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ पिटी कहते हैं, तो दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही जवाब है। फिर आता है ये एडिक्ट कहाँ पे मिला था? तो शहर ए कुन्हा। फिर एक अरमाइक में आया था, जो कि शहर ए कुन्हा में ही मिला था, जो कि तक्षशिला पिलर के अंदर है। और इसमें क्वेस्ट की भी बात हुई थी, जिसका मतलब होता है ट्रुथ। और फिर ये डेटा, जिसका मतलब होता है लॉ या कानून। तो ये चारों के चारों चीज़ प्रेजेंट थे अशोका के धम्म में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5वां सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन फर्स्ट अंतरावेशिक इंटीरियर के प्रमुख, फिर आता है व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, फिर आता है कर्मतिका खानों का प्रमुख, फिर आता है पौर राजधानी का कोतवाल। और इसका ये जो लिखा हुआ है सभी ऑप्शन इसके सही हैं। कौटिल्य ने ये चीज़ लिखा था कि अशोक के जो मौर्य पीरियड में लगभग 8 ये हेड हुआ करते 18 हेड हुआ करते थे, और जिसमें इस 4 का डिस्कस यहाँ पे किया गया था, और ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन 1 सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मौर्यों की जासूसी प्रणाली के लिए क्या मान्य है? पहला ऑप्शन है महामात्य पशाड़ा, फिर आता है कंटक सधोधना, फिर आता है अवंतिपथ, फिर आता है सीताध्यक्ष। अब सीताध्यक्ष ये जमीन से रिलेटेड बात हो गया, उसके अध्यक्ष। फिर आता है अवंती, जो कि उज्जैन की राजधानी थी, तीसरा वाला। फिर आता है कंटका सोधना, ये हुए जुडिशियल सिस्टम के जो हेड हुआ करते थे, उनको कहा जाता था। फिर आपको जो पहला ऑप्शन है महामात्य पशारपा, जो कि हेड हुआ करते थे किस चीज़ के? ये पहला जो जासूसी प्रणाली के हेड हुआ करते थे। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है। तो 50वें प्रश्न का पहला ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे छोटा द्वीप मंडल है? फर्स्ट ऑप्शन है सेशचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आता है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आता है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पे देखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, 51वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा डिब्रू साइखोवा, जो कि असम के अंदर है। ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इंडिया के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है, जिसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये लगभग आपको 12,454 किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं पे भारत का जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको डिब्रू साइखोवा, जो कि असम के अंदर है, वो 765 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति प्रदान की जाती है। ऑप्शन है बाह्य वायुमंडल, फिर आता है मिजोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, फिर आता है पांचवा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जितने भी ये उड़ान वाले एक्टिविटी होते हैं वो आपको कहाँ पे होते हैं? तो ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर में होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई आंधी तूफान का खतरा नहीं रहता है, और वो जो वायुमंडल है उसके अंदर जो होता है आपको क्लाउड नहीं होता है, फिर वहाँ का वेदर फिनोमेना भी लगभग क्लियर होता है। फिर आपको होता है उसका वो जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो आइडियल फ्लाइंग कंडीशन प्रोवाइड करता है, और इसका जो थिकनेस लगभग 35 किलोमीटर का होता है, और इसके अंदर ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी रक्षा करता है किस चीज़ से? यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडल गैस की संरचना में उच्चतम प्रतिशत है? ऑप्शन है हमारे पास नियन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है आपको? 0.03%, 0.03%। फिर आता है आपको आर्गन, जो कि मैक्सिमम है, इसका कितना है? 0.93%। तो इसका राइट आंसर दूसरा होगा। नियोन कितना परसेंट होता है? 0.002% होता है। वहीं पे हीलियम आपको कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? वो आपको 0.0005% प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये वायुमंडल के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, जो कि 78% है, और ऑक्सीजन 21% है। फिर कुछ और अक्रिय या निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें आपको क्रिप्टन ले लो जो कि लगभग 0.11% होता है, जेनॉन ले लो जिसका 0.00009% होता है, और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट में, दैट इज़ 0.00005%। तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई पहाड़ियों में सबसे उत्तरी है। ऑप्शन है हमारे पास गढ़ जाट हिल्स, फिर आता है वेनु कोंडा, फिर होता है सेबराई हिल्स, फिर आता है पलानी हिल्स। तो ये डायरेक्ट ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में दिया गया है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में। तो ये प्रेजेंट है आपको तेलंगाना के अंदर। एक है आपको विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, और ये कहाँ पे है? सिंगरौली मध्य प्रदेश के अंदर। जो किसके अंदर में है? ये आपको एनटीपीसी चलाता है इसको, एनटीपीसी इसका ऑनर भी है। और ये किस कोल वेस्ट एक थर्मल पावर स्टेशन है जो लगभग आपको 4760 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है मध्य प्रदेश के अंदर। फिर आता है 56वां प्रश्न, जिसमें हमसे पूछ रहा है भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 8848 मीटर, और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। फिर आता है कंचनजंगा, जो कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये भारत के अंदर प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो सिक्किम के साइड में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है आपको 8598 मीटर। पूरे वर्ल्ड का ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसका क्या नाम है? दूसरा 5 ट्रेजर ऑफ स्नो।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है जलेपला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सिक्किम पे। सिक्किम में दो दर्रा प्रेजेंट है, एक तो आपको होता है नाथुला, फिर दूसरा है जलेपला। ठीक है, ये सिक्किम के अंदर हो गया। उत्तराखंड में तीन दर्रा है, माना, लिपुलेखा और एक नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सिपिकिला दर्रा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने वाला है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका जो सही जवाब होगा महाराष्ट्र के अंदर ये भारत का 13वां मेजर पोर्ट स्टैब्लिश्ड होगा और इसकी जो लागत होने वाली है लगभग 65,544 करोड़ रुपए और ये वदावन पोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 59वां प्रश्न, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? ये वैन हो गया, ये 1 होगा। ये पहला ऑप्शन 1 है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में लगभग पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर। और ये जब से लास्ट वॉल्केनिक एरप्शन कब आया था? 2018 में आया था। और एक्टिव ये दर्रा किसको बोलते हैं? एक्टिव वॉल्केनो किसको बोलते हैं? तो एक्टिव वॉल्केनो जो कि एरप्शन उसमें आता रहता है तो उसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। और ये साउथ ईस्ट एशिया में ये पहला एक्टिव वॉल्केनो प्रेजेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा 1। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी पिंडर नदी से मिलती है। ऑप्शन है देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर हरिद्वार। देखिए टोटल जो मेन प्रयाग है उसको हम देखते हैं। एक ऑप्शन है DRKV, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, फिर भागीरथी प्रयाग। तो इसका जो देखिए एक लिखेंगे VMPD और सब में अलकनंदा को ऐड कर देंगे। अलकनंदा को ऐड कर दिए। देखिए देवप्रयाग कहाँ बनेगा? जब भागीरथी और अलकनंदा मिक्स होगी। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जब मांडवी और अलकनंदा मिक्स होगा। पिंडर और अलकनंदा मिक्स होगा तो ये कर्ण प्रयाग बनेगा। ऑप्शन 3 सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, 2020 के लिए इस्पात उत्पादन के मामले में भारत को डैश स्थान पर रखा गया था? पहला ऑप्शन प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस्पात के उत्पादन में भारत का पूरे वर्ल्ड लेवल पे दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे आपको चाइना है। और भारत में ये इस्पात उत्पादन लगभग कितना हुआ था? 99.6 मिलियन टन। वहीं पे चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन होता है, वो कितना होता है? 1053 मिलियन टन। वहीं पे जापान जो कि तीसरे नंबर पे है, उसके अंदर 82.2 मिलियन टन स्टील का उत्पादन होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सेकंड है सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन है अल्जीरिया, फिर आता है बोत्सवाना, फिर आता है मिस्र, फिर आता है लीबिया। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अफ्रीका के अंदर उसका जो एरिया के अकॉर्डिंग्स देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर सबसे जो बड़ा कंट्री है वो अल्जीरिया है, जिसका कैपिटल अल्जीरस है और करेंसी को दिनार बोलते हैं। वहीं पे पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया जो कंट्री है वो सबसे बड़ी कंट्री मानी जाती है एज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। वहीं पे जितने भी कंटिनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंट्री की बात अगर पूछी जाए तो ये बिहार पीएससी में पूछा भी गया था। और ये सबसे ज़्यादा जो कंट्री प्रेजेंट है आपको अफ्रीका के अंदर, लगभग अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर 54 कंट्री प्रेजेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, जापान, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रीनलैंड, तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। अब ग्रीनलैंड जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है और यहाँ पे लगभग 56,000 लोग निवास करते हैं। और ये किस चीज़ का पार्ट है, किस कंट्री का पार्ट है? तो ये आपको डेनमार्क का पार्ट है। हालांकि डेनमार्क से इसकी दूरी लगभग 3500 किलोमीटर है, फिर भी डेनमार्क के पार्लियामेंट के अंदर इसके 2 रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डेनमार्क की बात आ गई तो डेनमार्क के पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन
बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेनमार्क के पार्लियामेंट को फोल्केटिंग के नाम से जाना जाता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? ऑप्शन है कैलिफोर्निया, अलास्का, फ्लोरिडा, हवाई। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा अलास्का, दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। लगभग अलास्का 6640 माइल्स में फैला हुआ है, कोस्टल सिटी है वहाँ का, कोस्टल स्टेट है सबसे बड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है इंडिया, फिलीपींस, पपुआ न्यू गिनिया, फिर आता है इंडोनेशिया। तो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ का जो क्षेत्र है उसमें इंडोनेशिया टॉप पे आता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। इंडोनेशिया के अंदर लगभग कितना है आपको कोरल रीफ? 39,538। वहीं पे पपुआ न्यू गिनिया के अंदर 14,535 और फिलीपींस के अंदर 22,484। सेकेंड नंबर पे फिलीपींस है। और इंडिया में सबसे कम कितना है? लगभग 5790 जो किलोमीटर का एरिया है ये कोरल रीफ के अंदर आता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के वर्तमान कार्य में शामिल नहीं है? अब इकोनॉमी का प्रश्न आ गया, ऑप्शन है मौद्रिक प्राधिकरण, विदेशी मुद्रा के प्रबंध, विकास बैंकों की स्थापना, फिर आता है मुद्रा प्राधिकरण। देखिए आरबीआई के कितने काम हैं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे बारी बारी से। इसका जो एक तो आता है आपको मॉनिटरी अथॉरिटी, तो ऑप्शन 1 सही जवाब है। फिर आता है करेंसी अथॉरिटी, ये भी सही है। आरबीआई रेगुलेटर के रूप में काम करता है, सुपरवाइजर के रूप में काम करता है, फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में, ठीक है। फिर ये मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज का, फिर बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का और बैंक का। फिर ये डेवलपमेंट फंक्शंस में भी अपना काम करता है, सेट करता है बैंक को, जैसे एग्जांपल्स हो गए आईडीबीआई बैंक हो गए, सिडबी, फिर नबार्ड, फिर आपको आता है एनईडीवी बैंक, फिर एक्जिम हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया। इन सभी को ये सेट करता है, ये डेवलपमेंटल बैंक का रेगुलेट करता है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन ऑप्शन इसमें सही है, तो पांचवा ऑप्शन सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निधि कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निधि कंपनी किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर और फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। अभी कौन है? पीयूष गोयल साहब हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, निधि कंपनी कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ऑप्शन है ओपन एंड योजनाएं, फिर आता है बंद हो चुकी योजनाएं, तीसरा ऑप्शन है ओपन एडेड और क्लोज एडेड योजनाएं का मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर होगा चौथा देख लेते हैं, दैनिक आधार पर कारोबार नहीं किया जा सकता है। पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा मिक्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स, ऑप्शन 3 सही जवाब है 68वें प्रश्न का। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रेजरी बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्र सही है? फर्स्ट ऑप्शन है यह असंगठित वित्तीय बाजार में उपयोग किए जाने वाला एक वित्तीय साधन है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा बाजार का यह उपकरण आज़ादी के बाद से मौजूद है। तीसरा ऑप्शन यह बैंक और वित्तीय संस्था के लिए अल्पकालिक निवेश के रास्ते के रूप में भी कार्य करता है। चौथा ऑप्शन इसका उपयोग अल्पकालिक तरलता आवश्यकता और पूरा करने के लिए किया जा सकता है। पांचवा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका हम देखते हैं इंग्लिश में देखते हैं, आप लोग हिंदी देखिए, हम थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द अनऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर। तो पहला जो इसका ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला पॉइंट है, दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट हैज़ बीन प्रेजेंट सिंस इंडिपेंडेंस। हाँ, ये इंडिपेंडेंस के टाइम से ही प्रेजेंट है मनी मार्केट के अंदर। फिर तीसरा पॉइंट को देखते हैं, इट ऑल्सो फंक्शन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ सही है, फॉर द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं, इट इज़ यूज टू फुलफिल शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी
रिक्वायरमेंट। चौथा पॉइंट भी इसका सही है, तो मोर देन वन वाला जो ऑप्शन है इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पहली बार भारत में एक असंगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है वघुल समिति, दूसरा ऑप्शन है चक्रवर्ती समिति, तीसरा ऑप्शन है रंगाराजन समिति, चौथा ऑप्शन है आबिद हुसैन समिति, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरलाइन द नीड ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया? ऑप्शन है वघुल कमेटी, चक्रवर्ती कमेटी, तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन चक्रवर्ती कमेटी, दूसरा ऑप्शन चक्रवर्ती कमेटी सही जवाब है। चक्रवर्ती कमेटी कब आया था आपको? 1985 के अंदर आया था और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए आया था मनी मार्केट के अंदर। वहीं पे 1987 में वघुल कमेटी आया था जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ये इस सेक्टर के लिए, मनी मार्केट के लिए। वहीं पे नेक्स्ट जो ऑप्शन में दे रखा है रंगाराजन कमेटी, किस चीज़ के लिए था? ये गरीबी हटाने के लिए जो कमेटी बैठाया गया था उसके अध्यक्ष थे रंगाराजन साहब। फिर आता है आबिद हुसैन समिति जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सेटअप करा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मुद्रा बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वित्तीय परिसंपत्तियां जिनकी मुद्रा में त्वरित रूपांतरण गुणवत्ता होती है उनका मुद्रा बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन गलत है, व्यापार किया जा सकता है। फिर आता है तो ये ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, यह संगठित और असंगठित दोनों चैनलों में काम करता है, ये ऑप्शन सही है। लेन देन मध्यवर्ती के माध्यम से हो सकता है, ये भी सही है। यह एक अर्थव्यवस्था या अकल्पीय वित्तीय बाजार है, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा मोर देन वन सही है। इंग्लिश वाले के लिए देख लेते हैं, फाइनेंशियल एसेट विच हैव क्विक कन्वर्जन क्वालिटी इनटू मनी कैन बी होगा, यहाँ पे कैन बी ट्रेडेड इन द मनी मार्केट। बाकी सारे ऑप्शन इसके सही हैं, इसका राइट आंसर होगा मोर देन वन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज यहीं तक का क्वेश्चन था, लगभग 71 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया और अगले पार्ट में हमने रिमेनिंग जो 75 और 4 79 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे और इससे पार्ट 2 का ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ख़त्म हो जाएगा। आपको कैसा लगा आज का क्लास ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और नहीं आए तो कोई बात नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.